हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड इस वीडियो में हम अपनी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 टोकन, जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने आपके लिए समझने के लिए इजी लैंग्वेज में सिंपल वे में नोट्स बनाए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना VS कोड खोल लिया है। ये हमारी प्रीवियस वीडियो की फाइल है जहाँ पर हमने पढ़ा था टोकन्स एंड टाइप्स, कमेंट्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर जिसमें हमने वेरिएबल्स भी जाने थे, एंड डेटा टाइप्स। ये सब हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। तो अपनी PDF खोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। तो हमारे आगे के टोकन्स में आता है कांस्टेंट। तो हम जानेंगे कांस्टेंट्स क्या है। कांस्टेंट्स इज लाइक, आपने कहीं ना कहीं उसका नाम पहले भी सुना होगा कि कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, जो हमेशा सेम रहती है, अनचेंजेबल होती है। जैसे कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, आप उन्हें कुछ भी कहो उनकी ओपिनियन सेम रहती है। या फिर हमारे कुछ ऐसे टीचर्स जिनको हम बोलते रहें कि हमें ये असाइनमेंट नहीं दीजिए, ये नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, उनकी वैल्यू या उनका डिसीजन चेंज नहीं होता। सेम कांस्टेंट का मतलब है जिन वेरिएबल्स के आगे कांस्टेंट लगा देते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो? अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में हो और आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको नहीं पता आपके जाने के बाद कौन सा डेवलपर उस पर काम कर रहा होगा। तो आपको कुछ लॉजिक में एक ऐसी वैल्यू है जो सेम कांस्टेंट रखनी है, उसको चेंज नहीं करना है, तो आप वहाँ उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना रहे होंगे। तो सामने जो डेवलपर नया आएगा वो समझ पाएगा कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसे चेंज नहीं करना है। अगर वो नहीं भी है तो भी वो आगे उसको चेंज नहीं कर सकता अगर वो ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट आपको रीअसाइन करने की या मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं देता। वो आपके अंदर जो आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी, उस एड्रेस पे वही वैल्यू लॉक हो जाती है और वो चेंज नहीं हो रही होती। तो हम कांस्टेंट्स को आगे जानेंगे। तो कांस्टेंट के टाइप्स में हमारे पास सेम इंटीजर जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट्स होते हैं हमारे, कैरेक्टर्स कांस्टेंट्स होते हैं हमारे, स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं हमारे। जो भी डेटा टाइप्स है, हर तरह के वैल्यू को, हर तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट बना सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हम एक नई फाइल बना रहे होंगे जिसका नाम हम रखने वाले हैं token2.c। देन हम यहाँ पर अपना C का बेसिक स्ट्रक्चर जो वो फॉलो करता है वो ले रहे होंगे, एंड देन हम यहाँ पर रिटर्न 0 करा देंगे। एंड ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसके अंदर जानेंगे कि कांस्टेंट्स वेरिएबल्स कैसे अलग होते हैं। अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, सपोज int num इक्वल टू 2, एंड देन मैंने उसमें उसी num में मैंने वैल्यू डाल दी 4। तो अब क्या हो रहा होगा मेमोरी में मेरे, मैं अगर आपको समझाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास मेरी मेमोरी है जहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है num नाम का, ओके। एंड वहाँ पर मेरा एड्रेस सपोज हो गया 101। इस एड्रेस पर ये num नाम का वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, int है। तो उस पर मैंने पहले वैल्यू डाली है 2। यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट वैल्यू डिफाइन हो गई है वो 2 हो गई है। और अगर मैंने इसमें सेम वेरिएबल में दोबारा से जो वैल्यू रीअसाइन की है वो है 4, तो क्या होगा, वो 2 की जगह 4 चला जाएगा। तो मेरा जो वेरिएबल का प्लेस है, सेम मेमोरी एड्रेस में मैं 101 में num को फिर से एक्सेस कर रही होंगी, तो अब मुझे 2 की जगह मिल रही होगी वैल्यू 4। इट मीन्स कि मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया, मैं उसे मॉडिफाई कर पाई। लेकिन अगर मैं यहीं पर मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, तो आप देखेंगे कि ये एरर थ्रो करने लगा है। क्यों? क्योंकि अब जो मेरे ऊपर वैल्यू है num, अब जो मैंने वेरिएबल बनाया था सेम 101 एड्रेस पे था, वो कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स कि अब मैं सेम वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं करा सकती। अगर मैं कराऊंगी तो वो मेरा कोड एडिटर ऑलरेडी यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा num नाम का वेरिएबल है जो एरर थ्रो कर रहा है, उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम सेम नेम के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो अब हम क्या कर रहे होंगे, उसका डेटा टाइप देंगे एंड देन हम उसका वेरिएबल नेम चेंज कर रहे होंगे। यहाँ पर वो एरर थ्रो नहीं कर रहा। हम कई बार क्या समझते हैं कि इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, कोई एरर नहीं दिया, देन हम रन करेंगे, बट नहीं। अगर आपने सेम नेम से वेरिएबल रखे तो जब आप उसे कंपाइल कर रहे होंगे तब वहाँ पर वो एरर थ्रो कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं num1, हमने यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दिया उसके नेम को। देन हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमारे पास एक और वेरिएबल बन गया जिसका नेम है num1, एंड उसका अब कोई एड्रेस दूसरा होने वाला है और वहाँ पर मेरी वैल्यू 4 स्टोर हो रही होगी। यहाँ पर जो वैल्यू 2 थी वो लॉक हो चुकी है। और क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट के थ्रू हम अपनी वैल्यू को लॉक कर देते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। आगे आप कभी भी अगर उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे होंगे तो जो वैल्यू आपने ऊपर डिफाइन की थी, चाहे आपके कितने भी नंबर ऑफ लाइन्स कोड हो, वहाँ पर वो सेम वैल्यू डिफाइन हो रही होगी, सेम वैल्यू यूज़ हो रही होगी। तो कॉन्स्टेंट हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ एरे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ एरे ले लिया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी, सपोज खुशहाली। देन यहाँ पर ये अभी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं चाहूँ उस नेम में कोई और वैल्यू साइन करा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इस नेम में खुशहाली की जगह कोई और ना जाए, तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखूंगी और इस वेरिएबल में ये वैल्यू सेट हो जाएगी। सिमिलरली हम फ्लोट के लिए करते हैं, सिमिलरली हम स्ट्रिंग के लिए कर रहे होते हैं, जो हमने यहाँ लिया है कैरेक्टर के लिए कर रहे होते हैं। तो ये हमारे कांस्टेंट है। हमारे किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए उसकी वैल्यू को थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम में अनचेंजेबल बनाने के लिए, जिसे मॉडिफाई ना किया जाए, वो कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे टोकन का एक टाइप है जिसे हमें जानना था। अब हम बात कर लेते हैं एक स्पेसिफिक
कांस्टेंट के टाइप की, जिसको हम बोल रहे होते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो ये ऐसा है, बहुत सारे लोग कांस्टेंट जानते हैं क्या होते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं होता, बट सब लोग इसको मिस आउट कर देते हैं और आपके एग्जाम में या कहीं ना कहीं टेस्ट में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में आ रहा होता है, क्योंकि हमें ये सिंटेक्स ही नहीं पता हो कि ये मैक्रो क्या है और क्यों यूज़ किया जा रहा होता है, इसके बैकग्राउंड प्रोसेस क्या चेंज होती है हमारे सिंपल नॉर्मल कांस्टेंट वेरिएबल से और इससे। तो हम पहले इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात कर लेते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट की, कि ये हमारे कांस्टेंट्स क्या होते हैं और कैसे डिफरेंट होते हैं हमारे नॉर्मल कांस्टेंट वेरिएबल से। तो इनको हम मैक्रो भी बोल रहे होते हैं। तो मैक्रो को डिफाइन करने का स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है। अगर मैं देखूं तो हमारे सी में सिंटेक्स दिया है कि हम हैज़ लिखेंगे, जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं, एंड देन हम डिफाइन करेंगे। एंड यहाँ पर जो हम स्पेसिफिक कोई कीवर्ड या कोई निकनेम जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं थ्रू आउट हमारे प्रोग्राम में, वहाँ दे रहे होंगे। यहाँ पर हम नेम देंगे एंड देन हम यहाँ पर उसकी वैल्यू दे रहे होंगे, जो भी हमें इसमें वैल्यू सेट करानी है या फिर यूज़ करानी है। और ये जिसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, ये ग्लोबली यूज़ हो रहा होता है, यानी कि इसको हम मेन मैथड के बाहर यूज़ करते हैं और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर रहे होते हैं। पूरे यहाँ पर जो हमारा लाइब्रेरी मेंशन की है उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पर कर देंगे मेन के बाहर इसको मेंशन कर रहे होंगे। इस मीन्स ये ग्लोबली डिफाइन किया जाता है। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये मेमोरी में एलोकेट नहीं होता, मेमोरी एलोकेशन इसमें नहीं हो रही होती है। ये क्या करता है, हमारे नॉर्मल प्रोग्राम के थ्रू, जैसे हमने अभी एक वेरिएबल ये हमने स्टोर किया था, मैं आपको अगर स्पेसिफिक समझाऊँ तो आपने क्या किया, यहाँ पर नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे बनाया, स्ट्रिंग बनाया, जहाँ पर खुशहाली नाम की आपने एक वैल्यू स्टोर कराई। तो मेरे मेमोरी में क्या हुआ, एक नेम नाम का वेरिएबल बन गया जिसका स्ट्रिंग टाइप का, और वहाँ पर वैल्यू चली गई खुशहाली। ओके और अब जब मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँगी उस एड्रेस पे, तो वो वैल्यू सेम ले रहा होगा। और ये अंदर हमारा लोकली यूज़ होता है, ग्लोबली यूज़ नहीं हो रहा होता। तो इसने मेमोरी में लिया, तो जब हम रन करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, नेम से वैल्यू लेता है, मेमोरी से उठाता है। क्या करेगा वो, जब मैंने रन किया तो वो जाएगा मेरे वेरिएबल पे, और वेरिएबल की जिस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो लेगा, हमारी मेमोरी से ले रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या करता है, जैसे हम कंपाइल कर रहे होते हैं ना, हमारी कंपाइल करती है प्रोसेस, तो जहाँ पर भी नेम आ जाएगा, हमने अंदर प्रोग्राम में जहाँ पर भी हमने कोड लिखा, और सपोज मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ में इसको प्रिंट करा रही होंगी मैं इस नेम को, तो वो क्या करेगा, इसको देखा कि मैक्रो टाइप का है, यानी इसने डिफाइन किया हुआ है, ऊपर हमारा ग्लोबली है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट नेम की जगह जो ऊपर वैल्यू दी होगी वो उसके अंदर ले लेगा। इट मीन्स इसको ज़रूरत नहीं है कि आपके बैकएंड में जाकर मेमोरी में वैल्यू को सेव करे, उसने यहाँ पर जो भी काम करना था वो सब ऊपर कर दिया, और इसमें ये वैल्यू बता दी कि मेरा ये जो नेम है, इस निक नेम में जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर सपोज में यहाँ पे SR के अगर आप है वो लिख सकते हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ आप SR के लिख रहे होंगे वहाँ उसकी वैल्यू आपने 20 सेव कराई, कोई भी सेव कराई, वो यहाँ पर जा रही होगी, और वो कंपाइल टाइम पे ही रिप्लेस हो रही होगी। आपने जितनी भी जगह ये SR के यूज़ किया होगा, डायरेक्ट कंपाइल होते होते उसकी वैल्यू उसके अंदर 20 जा रही होगी जो आपने डिफाइन की है। सबसे बड़ा इसमें एक और एडवांटेज ये है कि इसको आपको डेटा टाइप नहीं डिफाइन करना होता, नो डेटा टाइप। आप कोई भी डेटा टाइप दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा इंटीजर है या फिर मेरा कैरेक्टर ऑफ एरे है या फिर मेरा फ्लोट है। आप डायरेक्ट ये सिंटेक्स लिखेंगे, अपना एक कीवर्ड या फिर एक नेम देंगे जो आप पूरा प्रोसेस में यूज़ करना चाहते हैं, पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, एंड देन अपनी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारे सिंबॉलिक कांस्टेंट का मेन कंसेप्ट है। वो हमारी मेमोरी में नहीं जाता, वो क्या करता है, हमने जहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ उसे ग्लोबली डिफाइन कर दिया, वहाँ पर ही उसने उस वैल्यू में जो नेम दिया है वहाँ पर वो वैल्यू डिफाइन कर देगी। अब इस नेम को आप कहीं भी यूज़ करो और जैसे ही वो कंपाइल होगा उस नेम की जगह वो वैल्यू चले जाएगी, तो आपका मेमोरी स्पेस बच गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल में यूज़ होते हैं, आने वाले टाइम हम देखेंगे कि इसमें फंक्शन के लिए भी डिफाइन ये मैक्रो यूज़ किया जा रहा होता है, लूप्स के लिए भी किया जाता है। ये आपके स्पेस को बचाता है, लेकिन ये डीबगिंग में प्रॉब्लम दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ डीबग कर रहे होंगे तो ईजी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पता है कि मेमोरी में एलोकेट है यहाँ पर, लेकिन ये मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है और ऊपर एक ही जगह मेंशन है। तो ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि डीबगिंग में आपको टफ जाता है। अदरवाइज ये आपको कहीं ना कहीं आप डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं है, आप भूल जाओ कि कौन सी वैल्यू कौन से डेटा टाइप की, आप डायरेक्ट डिफाइन कर दोगे, या फिर आपको मेमोरी का प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्लोबली इसको डिफाइन करके कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछे ही जाते हैं अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में दे रहे हो जहाँ सी आती है, या फिर आप नॉर्मली कॉलेज में भी हो तो आउटपुट वेज में ऑप्शन आते हैं ना MCQs, तो उसमें पूछ लिया जाता है। क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत जल्दी इसको साइड में कर देते हैं, बट ये यूनिक चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में। तो चलिए हम इस पर प्रैक्टिकली एक बार यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल करने की बात करें तो हमें यहाँ पर ग्लोबली उसको डिफाइन करना होगा। तो हम अपना उसका सिंटेक्स जो मैंने बताया हैज़ डिफाइन, एंड देन मैंने यहाँ पर सपोज ले लिया पाई। मेरा पाई एक कीवर्ड या फिर मैंने एक नेम दे दिया अपने उस वर्ड का, जो मैं पूरे प्रोग्राम में जहाँ पर भी उसको रन करना होगा, लॉजिक में यूज़ करना होगा, मेरे किसी भी फंक्शन में किसी भी मेथड में यूज़ करना होगा, तो मैं पाई लिखूँगी। और उसकी वैल्यू मैंने सपोज 3.14 जो होती है वो लिख दी, एंड वो वैल्यू अब सेम रहने वाली है। अब मैं जहाँ जहाँ पाई लिखूँगी वहाँ कंपाइल टाइम पर पाई की जगह 3.14 जा रहा होगा। वही चीज़ है, मैं इसमें हो सकता है मैं ये लिखूँ क्या एज डिफाइन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एज,
एंड मैंने इस एज में डिफाइन कर दी 22। तो अब जहाँ जहाँ एज लिखा होगा मेरे कहीं भी प्रोग्राम में किसी भी मेथड के अंदर, जैसे ही वो हमारी फाइल पर कंपाइल होगी एज की जगह 22 चला जाएगा। किसी भी लॉजिक में हमने यूज़ किया होगा तो वहाँ पर वैल्यू 22 जा रही होगी। हमने ग्लोबली डिफाइन किया। इसमें स्पेसिफिक ये है कि हम इसमें सेमीकोलन नहीं लगा सकते। हमने भी सेमीकोलन लगाया, आपको लग रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं आई, बट जब आप इसको एक्सेस करेंगे अपने मेन के या किसी फंक्शन के अंदर तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लोबली यूज़ है तो हमेशा कहीं ना तो इसमें हमको सेमीकोलन यूज़ नहीं करना होता है। तो चलिए इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट करा के चेक करते हैं कि हमारा कैसे सिंबॉलिक वो यूज़ होता है। तो हम करेंगे प्रिंट एफ। मैं अपने पहले पाई की वैल्यू लूँगी जो कि एक फ्लोट है, तो %f एंड देन /n मैंने ले लिया %d। अगर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हम समझ रहे होंगे, अभी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है %d %f क्या है तो उस पर हम अभी बात करेंगे। देन हम यहाँ पर लिख लेंगे अपनी जो हमें वैल्यू करानी है, हमारे नाम है पाई एंड एज। तो अभी जैसे ही फाइल कंपाइल होगी तो मेरे इस पाई और एज की वैल्यू जो है ऊपर हमने डिफाइन की है मैक्रो में वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ सेमीकोलन दिया, सेव किया एंड देन मैंने इसको रन कराया। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू देखिए आ गई। जो पाई की वैल्यू थी हमारी वो फ्लोट में आ गई एंड जो हमारी एज थी वो 22 वो भी दिख रही है। तो मेन चीज़ यहाँ पर आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट समझना यही था कि वो बैकएंड में कैसे डिफरेंट है हमारे नॉर्मल कांस्टेंट वेरिएबल से, क्योंकि वो मेमोरी में सेव नहीं हो रहा होता। वो जस्ट हमारी वैल्यू के ऊपर ही डिफाइन कर देता है कि ये हमारा वेरिएबल है या फिर ये हमारा नेम कीवर्ड हमने जो भी यूनिक नेम निक नेम दिया है उसको हम कहीं भी प्रोग्राम में लेंगे, कंपाइल के टाइम पे उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। उसमें मेमोरी में कुछ भी वैल्यू नहीं जा रही होगी, हमारी मेमोरी स्पेस बच रहा होगा। और नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स में जैसे कि अभी तक हम वेरिएबल बनाते आए हैं वैसे ही वेरिएबल बनते हैं, बस उनकी वैल्यूज लॉक हो जाती हैं, वो हम रीअसाइन नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये कांस्टेंट था। चलिए तो अभी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए। तो मैंने लिखा format.c एंड यहाँ पर हम समझेंगे हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जो कि मैंने नोट्स में भी बनाए हैं। तो मैं अपने नोट्स खोल लेती हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या उनको रिप्रेजेंट करना या फिर उनके एग्जांपल्स क्या है वो जाने। तो हम यहाँ पर जानेंगे। तो अगर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करूँ तो जब हम printf एंड scanf दोनों फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, printf हमारा क्या करता है, वो हमें आउटपुट शो करने का काम कर रहा होता है। जब हमें कुछ प्रिंट करना होता है अपने स्क्रीन पे, कोई आउटपुट शो करना होता है, तब हम printf फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। और जब scanf हमारा यूज़ कर रहा होता है इनपुट लेने के लिए, हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना होता है, तब हम scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये दोनों हमारा stdio.h लाइब्रेरी के अंदर से आते हैं, ये हमने जानते हैं, तभी हम ऊपर उसको डिफाइन करते हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए कुछ इनके फॉर्मेट है कि हमें जब वैल्यू प्रिंट करानी है या जब हमें वैल्यू इनपुट करानी है तो वो क्या फॉर्मेट होना, कैसे किस टाइप की वो वैल्यू है वो हमें इन्हें बताना होता है। और उस टाइप की वैल्यू का स्पेसिफिक फॉर्मेट डिफाइन किया गया, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में दिखाते हैं या फिर फॉर्मेट आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं उनको। तो क्या है, जैसे मेरा %s है, %s हमारा एक टाइप है फॉर्मेट स्पेसिफायर का, जो हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया कि इंटीजर है, इंटीजर के लिए हम %d या %i यूज़ कर रहे होते हैं कि हमें %d अगर कोई हमारा वैल्यू जो इंटीजर है उसको इनपुट लेना है या फिर उसको हमें प्रिंट भी कराना है तो हमें %d लिखना होगा, जिससे वो समझ पाता है कि मेरी वैल्यू का टाइप इंटीजर है। अगर वो कैरेक्टर है तो हमें %c दिखाना होगा, फ्लोट है तो %f, अगर लॉन्ग डबल में जाता है हमारा तो हम उसमें हर तरह का दिया हुआ है। ये स्ट्रिंग के लिए दिया हुआ है हमारा ये अनसाइन। अगर जब हम साइज ऑफ लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि साइज ऑफ निकालना, अभी आपको शायद ये फंक्शंस नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं समझ आ रहे होंगे, लेकिन जब हम साइज निकालते तो हमें नहीं समझ आता उसका क्या टाइप रहने वाला है, वो कितनी वैल्यूज़ में जाने। तो अनसाइन इंट के लिए हम u यूज़ कर रहे होते हैं, %u। हम हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए x, कैपिटल के लिए कैपिटल X, देन पॉइंटर्स एड्रेस चेक करने के लिए हम %p यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको नोट्स में दिया है वो इसलिए दिया है कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो आप वो देख कर समझ पाएँ कि क्या है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और किस वैल्यू के लिए, कौन सी डेटा टाइप के लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। प्रिसीजन तो यहाँ पर एक प्रिसीजन का कंसेप्ट होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे, जो हमें समझ में, मैं इसको इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ये जो हमारा %f है वो क्या है, %s हमारा स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है, फ्लोट के लिए यूज़ हो रहा है, %c कैरेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है, %d हमारे इंटीजर के लिए यूज़ हो रहा है, %p पॉइंटर के लिए यूज़ हो रहा है। बट कई बार हमारे पास %.2f आ जाता है, %.3f आ जाता है, तो वो हम नहीं समझ पाते कि वो क्या है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके MCQs में आ रहे होते हैं, चाहे आप किसी टेस्ट में बैठ रहे हैं, किसी इंट्रेंस टेस्ट में बैठ रहे हैं या फिर आप नॉर्मल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम दे रहे हो, तो इस टाइप के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो हमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या है। एक्चुअली हमने बचपन में एक राउंड ऑफ करके कंसेप्ट पढ़ा था। राउंड ऑफ क्या था हमारा, कि अगर पॉइंट में कोई वैल्यू है, जैसे हमारे पॉइंट में 2.1565 है, तो अभी अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इतनी वैल्यू लिखूँ तो क्या लिखूँगी मैं इसको, 2.16
नो, मैं ये चेक करूँगी कि उसकी साइड वाली जो वैल्यू है क्या वो 5 या मोर देन 5 है। अगर वो मोर देन 5 है या 5 है तो वो अपने साइड अपने से आगे वाले को +1 देती थी। तो इसका आंसर, इसको क्या लिखूंगी राउंड ऑफ करके 2.17। और अगर ये 2.164 होता और मुझे तब 2 डिजिट लेनी होती डेसिमल के बाद, तो मैं क्या लिखती 2.16, क्योंकि ये वैल्यू ना तो 5 है ना मोर देन 5 है। तो ये आंसर मेरा आता है 2.16। तो इसी कंसेप्ट पर ये चीज़ है कि ये जो मेरा 0.2 दिखाता है, 0.3 है, ये डेसिमल है, ये पूछता है कि जो भी आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है तो डेसिमल के बाद उसको क्या चाहिए कि इस डेसिमल के बाद जस्ट 2 ही वैल्यू चाहिए, इस डेसिमल के बाद जस्ट उसे 3 ही वैल्यू चाहिए। अब उसके आगे कितनी भी वैल्यूज हो, क्योंकि जो %f होता है हमारा वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट तक लेता है। आपने चाहे वैल्यू 3.0 है तो क्या प्रिंट करेगा 3.000000, इट लाइक 6 डेसिमल प्लेस वैल्यू जो %f है। लेकिन हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसमें क्या आ जाता है, उसका सिंटेक्स क्या हो जाता है, उसका सिंटेक्स हो जाता है पॉइंट से चेंज करते हैं कि %.3f, %.5f। तो यानी कि पॉइंट इज लाइक डेसिमल, तो डेसिमल के बाद हमें 5 प्लेस चाहिए, डेसिमल के बाद हमें 3 प्लेस चाहिए, यानी %.nf एन तक हमें जो भी चाहिए होता है, जितनी हमें डेसिमल के बाद वैल्यू चाहिए वो यहाँ पर ले लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमारे आउटपुट वेज में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सारे आंसर हमें सेम दिख रहे होते हैं, सही दिख रहे होते हैं, बट इसका कंसेप्ट समझने पर, राउंड ऑफ समझने पर हम राइट आंसर लेते हैं और हमें भले 1 या 2 मार्क्स का आता है और वो हमारे आउटपुट में मार्क्स मिल जा रहे होते हैं, ये कंसेप्ट समझने पे। तो चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल सी का जो सिंटेक्स है वो लिख रहे होंगे, एंड देन हम अपना मीन मेथड और उसमें हम करा देंगे रिटर्न 0। तो ये हमारा सी का बेसिक सिंटेक्स है। अब हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं अपना, हमने सपोज एक वेरिएबल बनाया फ्लोट num इक्वल टू 3.1456, हालांकि पाई की वैल्यू समथिंग है, बट अब मुझे इसे प्रिंट कराना है। नॉर्मल अगर मैं प्रिंट f कराऊँ तो उसकी क्या वैल्यू होगी %f, और मैंने यहाँ पर ले लिया मेरा num। अब मैं इसको सेव कराती हूँ, देन रन कराती हूँ, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू में अभी क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1456 डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन वो बाद में एक्स्ट्रा 0 क्योंकि %f बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेसिमल वैल्यूज़ का प्लेस दे रहा होता है। तो मैंने रन किया, ओके, यहाँ पर प्रिंट f होने वाला है। देन हमने अगेन रन किया, 3.145600, क्योंकि वो 6 डेसिमल का वैल्यू दिया। अगर मैं इसी चीज़ में %f की जगह डायरेक्ट %.3f कर दूँ तो अब क्या होने वाला है हमारा आंसर। इसको हम डिलीट कर देते हैं नया रिफ्रेश के लिए, और अब हम रन करते हैं। आप देखोगे अब सिर्फ 3 डेसिमल के आए हैं और यहाँ पर आया है 3.146। क्यों? क्योंकि 5 से जो आगे वाली वैल्यू वो 6 है, मोर देन 5 है, तो उसने अपने नेक्स्ट जो वाली वैल्यू 5 है उसने उसे +1 दिया, तो मेरा आउटपुट आया 3.146। तो इस तरह के कुछ टिके क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बहुत ही सिंपल एक छोटे से कंसेप्ट को समझ के आप सॉल्व कर सकते हो, और नहीं समझते हैं कंसेप्ट तो आपको ये बहुत बड़े लगते हैं कि इसका आंसर क्यों आया, यहाँ 6 की 5 था, 6 कैसे हुआ या फिर 3 कैसे लिया। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े थोड़े मार्क्स के थ्रू, थोड़े थोड़े कंसेप्ट के थ्रू आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो।